रात के ठीक 3 बजे मुंबई की सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में हल्की ठंड घुली हुई थी और फुटपाथ पर सोए हुए लोग अपनी थकी हुई जिंदगी से कुछ घंटों की राहत ले रहे थे। किसी के पास चादर नहीं थी, किसी के पास घर नहीं था, लेकिन फिर भी वो सो रहे थे, क्योंकि थकान नींद से बड़ी होती है। लेकिन उसी अंधेरे में एक और चीज जाग रही थी, एक परछाई, जो धीरे धीरे उन सोते हुए लोगों के बीच चल रही थी, बिना आवाज, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे उसे पता हो कि उसे क्या करना है। वो एक आदमी के पास रुकती है, झुकती है और जमीन से एक भारी पत्थर उठाती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है और फिर एक जोरदार वार, धड़ाम, और सब खत्म। न कोई चीख, न कोई लड़ाई, सिर्फ खामोशी और खून। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। 1980 के दशक की मुंबई की, जब शहर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन हर कोई उस तरक्की का हिस्सा नहीं बन पाया था। हजारों लोग फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिन भर मेहनत और रात को सड़क किनारे नींद, यही उनका रूटीन था। और शायद यही रूटीन किसी के लिए एक पैटर्न बन गया था, एक ऐसा पैटर्न जिसे वो बार बार दोहरा रहा था। 1985 की एक सुबह जब लोग उठे, तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक आदमी जो रात को यहीं सोया था, अब मर चुका था। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, खून अभी भी सड़क पर फैला हुआ था, और उसके पास पड़ा था एक बड़ा पत्थर। पुलिस आई, बॉडी को उठाया गया, आसपास पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि सब सो रहे थे, और जो जागा वो अब जिंदा नहीं था। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक आइसोलेटेड केस माना, शायद कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई झगड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और लाश मिली, बिल्कुल उसी हालत में। फिर तीसरी, फिर चौथी, और अब पैटर्न साफ होने लगा था। हर विक्टिम गरीब था, फुटपाथ पर सोता था, और हर बार सिर पर पत्थर से हमला किया गया था। कोई चोरी नहीं, कोई मोटिव नहीं, सिर्फ एक ब्रूटल हत्या। धीरे धीरे ये खबर पूरे मुंबई में फैल गई। लोगों के बीच डर बैठ गया। जो लोग पहले खुले में सो जाते थे, अब उन्हें हर आवाज डराने लगी। कुछ लोग ग्रुप में सोने लगे, कुछ ने अपनी जगह बदल ली, लेकिन कातिल हर बार नई जगह पर हमला करता, जैसे उसे पता हो कि कौन कहाँ सोता है, जैसे वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो कई रातों तक। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। हर क्राइम सीन को क्लोजली एग्जामिन किया गया, लेकिन हर बार रिजल्ट जीरो। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई वेपन जो ट्रेस किया जा सके, क्योंकि पत्थर तो हर जगह मिल जाता है। और यही इस किलर की सबसे बड़ी ताकत थी, वो कोई एविडेंस छोड़कर नहीं जाता था। मीडिया ने उसे एक नाम दिया, स्टोन मैन, और अब ये नाम हर जगह गूंजने लगा, अखबारों में, रेडियो पर, लोगों की बातचीत में। लेकिन नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। वो कौन था, कहाँ से आता था, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों मार रहा था। एक रात एक आदमी जो देर से घर लौट रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। उसे लगा कि कोई शैडो एक सोते हुए आदमी के पास खड़ी है। वो थोड़ा पास गया, लेकिन तभी वो शैडो अचानक उसकी तरफ मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उस आदमी ने ये बात किसी को बताने की सोची, लेकिन अगली सुबह वो खुद डेड मिला, उसी तरह, सिर कुचला हुआ, जैसे बाकी विक्टिम्स। अब ये साफ हो गया था कि ये किलर सिर्फ रैंडम लोगों को नहीं मार रहा, बल्कि जो भी उसके करीब आता या उसे देख लेता, वो भी बच नहीं पाता। ये सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, ये एक डर का खेल था, जिसमें किलर हर बार एक कदम आगे था। दिन गुजरते गए और बॉडीज बढ़ती गईं, 5, 6, 7 और फिर डबल डिजिट्स। हर नई लाश के साथ पुलिस की नाकामी और साफ होती गई। प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन आंसर्स कहीं नहीं थे। कुछ ऑफिसर्स को लगा कि ये एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है जो बिना रीजन के मार रहा है। कुछ को लगा कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड किलर है जो जानबूझकर गरीबों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन सबसे खतरनाक थ्योरी ये थी कि शायद ये एक इंसान नहीं है, शायद ये कई लोग हैं जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से मर्डर्स हो रहे थे, वो एक इंसान के लिए मुश्किल लग रहा था, और अगर ऐसा था तो सिचुएशन और भी डरावनी हो जाती है। मुंबई में डर अपने पीक पर था। रात होते ही सड़कें खाली हो जातीं। जो लोग मजबूरी में बाहर सोते थे, वो भी सोने से पहले चारों तरफ देखते, हर आहट पर चौंक जाते, लेकिन नींद आखिरकार जीत जाती। और शायद यही वो मोमेंट था जिसका इंतजार किलर करता था। फिर अचानक जैसे ये सब शुरू हुआ था, वैसे ही ये रुक भी गया। मर्डर्स बंद हो गए, कोई नई बॉडी नहीं मिली, कोई नई खबर नहीं आई,
जैसे किलर अचानक गायब हो गया हो, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई क्लू दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद कोलकाता में बिल्कुल इसी तरह के मर्डर्स शुरू हो गए। सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम साइलेंस। और फिर वही मुंबई में जैसे ही ये हत्याएं अचानक बंद हुईं, लोगों ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो बस छुप गया था, लोगों के दिमाग में, उनकी यादों में, हर उस रात में जब वो सोने से पहले चारों तरफ देखते थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब कुछ साल बाद वही पैटर्न एक दूसरे शहर में दोबारा दिखाई दिया। इस बार जगह थी कोलकाता और साल था लगभग 1989। यहां भी फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोग एक एक करके मारे जाने लगे। तरीका बिल्कुल वही था, रात का समय, सोता हुआ इंसान और सिर पर एक भारी पत्थर से हमला। कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, और सुबह वही खून से सना हुआ सीन, जैसे मुंबई की कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। अब सवाल और गहरा हो गया था, क्या ये वही स्टोनमैन था जो मुंबई से कोलकाता आ गया, या फिर कोई और जिसने उसी पैटर्न को कॉपी किया? पुलिस के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं था। ये कोई ऐसा था जो सिस्टम की कमजोरी को समझ चुका था, जो जानता था कि किन लोगों को टारगेट करना है ताकि कोई शोर ना मचे, कोई इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आगे ना बढ़े। कोलकाता में भी वही डर फैलने लगा। लोग रात को सोने से डरने लगे। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। कुछ ने जागकर रात बितानी शुरू की, कुछ ने जगह बदल ली। लेकिन कातिल हर बार उन्हें ढूंढ ही लेता, जैसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक शैडो हो जो अंधेरे में घुल जाती है और सही वक्त पर सामने आ जाती है। पुलिस ने इस बार पहले से ज्यादा सीरियस होकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सस्पेक्ट लिस्ट बनाई गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन हर बार वही रिजल्ट, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई कन्फेशन नहीं। और धीरे धीरे ये केस भी मुंबई की तरह एक मिस्ट्री बनता गया। लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स ने एक नई डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। उन्होंने विक्टिम्स के पैटर्न को एनालाइज किया, उनकी लोकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनका रूटीन, और एक शॉकिंग बात सामने आई। ऑलमोस्ट हर विक्टिम सोसाइटी का वो हिस्सा था जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट भी शायद ही कभी दर्ज होती है। यानी ये सिर्फ मर्डर नहीं थे, ये एक कैलकुलेटेड सिलेक्शन था। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट्स का मानना था कि ये किलर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जरूर था, लेकिन वो कंप्लीटली रैंडम नहीं था। वो जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रहा था जिनकी मौत पर ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि वो सिस्टम में इनविजिबल थे। और यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात थी। फिर एक और थियरी सामने आई जिसने सबको हिला दिया। क्या हो अगर ये एक किलर नहीं बल्कि मल्टीपल किलर्स हों? क्या हो अगर किसी ने इस पैटर्न को शुरू किया और फिर दूसरे लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया? क्योंकि तरीका इतना सिंपल था, एक पत्थर, एक सोता हुआ इंसान और अंधेरा, कोई भी इसे कॉपी कर सकता था। और अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि स्टोनमैन कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक आइडिया बन चुका था, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी अपनाकर बिना पकड़े मर्डर कर सकता था। धीरे धीरे कोलकाता में भी ये मर्डर्स बंद हो गए, जैसे मुंबई में हुए थे, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कंक्लूजन के। पुलिस के पास फाइल्स रह गई, रिपोर्ट्स रह गई, लेकिन किलर या किलर्स कहीं नहीं थे। साल बीतते गए, शहर बदलते गए, लेकिन ये केस आज भी अनरिजॉल्व्ड है। ना कोई अरेस्ट, ना कोई फाइनल सस्पेक्ट, बस थियरीज और डर। आज भी जब क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स इस केस को स्टडी करते हैं तो उनके पास क्लियर आंसर्स नहीं होते। कुछ कहते हैं ये एक हाईली इंटेलिजेंट सीरियल किलर था जो जानता था कि कब रुकना है ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। कुछ कहते हैं ये मल्टीपल किलर्स का काम था जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे लेकिन सेम मेथड यूज कर रहे थे। और कुछ ये मानते हैं कि ये केस हमें सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है कि कभी-कभी क्राइम्स इसीलिए अनसॉल्व रह जाते हैं क्योंकि विक्टिम्स वो होते हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी आज भी वही है कि शायद वो किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया क्योंकि उसने खुद रुकने का फैसला किया, और अगर उसने फिर से शुरू करने का सोचा तो शायद हम उसे पहचान भी ना पाएं। सोचो, आज भी किसी शहर में कोई इंसान फुटपाथ पर सो रहा होगा। उसे नहीं पता कि उसके आसपास कौन है, कौन उसे देख रहा है और कौन उसके सबसे कमज़ोर पल का इंतज़ार कर रहा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है कि स्टोनमैन सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक डर था जो आज भी जिंदा है।